ये कहानी परीलोक की है। बहुत समय पहले परीलोक में माया और छाया नाम की दो अमीर परी बहनें अपने माता पिता के साथ रहती थीं। लेकिन अमीर होने के बावजूद भी दोनों बहनें बहुत ही लालची और मतलबी थीं। वो दोनों ढेर सारी दौलत हासिल करके परी देश की सबसे अमीर और सुंदर परी बनना चाहती थीं। फिर कुछ दिनों बाद उनकी माँ सिंड्रेला परी गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद सिंड्रेला परी अपना जरूरत से ज्यादा ध्यान रखने लगती है ताकि उसका आने वाला बच्चा सेहतमंद और तंदुरुस्त हो और उसको किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ माया और छाया परी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो दोनों हमेशा से चाहती थीं कि उनके घर पर और कोई वारिस पैदा ना हो। फिर एक दिन डॉक्टर परी चेकअप करने के लिए सिंड्रेला परी के घर पर आती हैं। मुबारक हो सिंड्रेला परी, इस बार तुम एक बेटे को जन्म देने वाली हो। तुम्हारी दो बेटियां हैं, अब बेटे की भी कमी पूरी हो जाएगी। ये सुनकर सिंड्रेला परी बहुत खुश हो जाती है और डॉक्टर परी को दुगनी फीस देकर उसे वहाँ से विदा करती है। दूसरी तरफ सिंड्रेला परी का पति अभिमन्यु भी बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन इस बात से माया और छाया परी का खून खौल उठता है और वो दोनों गुस्से से आग बबूला हो जाती हैं। हमारी माँ एक लड़के को जन्म देने वाली है। परी देश के कानून के मुताबिक सारी संपत्ति हमारे भाई को मिल जाएगी और हमें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। ये सोचकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर हमारा भाई पैदा हो गया तो वो हमारी पूरी दौलत का मालिक बन जाएगा, फिर हमें ठेंगा भी नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें किसी भी तरह अपने भाई को पैदा होने से पहले ही मारना होगा। ये तो तूने बहुत ही अच्छी बात कही। इसके अलावा हमारे सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। चल कोई बढ़िया सा प्लान बनाकर अपनी माँ और उसके पेट में पल रहे अपने भाई को जान से मार देते हैं, फिर हमारी दौलत पर किसी का कोई भी हक नहीं होगा। इस तरह दोनों बहनें अपनी माँ सिंड्रेला परी को मारने का प्लान बनाने लगती हैं। फिर ऐसे ही कुछ दिनों के बाद, माँ, आज मैंने पृथ्वी की कुछ औरतों को बात करते हुए सुना था। उनका कहना था कि अगर कोई गर्भवती स्त्री एक साथ 50 गरीब लोगों को खाना खिलाती है तो उन सबकी दुआएं उसे मिलती हैं और उसका होने वाला बच्चा बहुत ही किस्मत वाला बन जाता है। इसीलिए हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो और पृथ्वी के 50 गरीब लोगों को अपने हाथों से खाना खिलाओ। उसके बाद हमारा भाई बहुत ही अच्छा नसीब लेकर पैदा होगा। अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर सिंड्रेला परी बहुत खुश हो जाती हैं। ये तो तुम दोनों ने बहुत ही अच्छी बात कही। हम अगले ही हफ्ते पृथ्वी पर जाकर 50 गरीब लोगों को खाना खिलाएंगे। फिर एक हफ्ते के बाद माया और छाया परी अपनी माँ सिंड्रेला परी को लेकर पृथ्वी की ओर चल देती हैं और थोड़ी देर के बाद वो दोनों अपनी माँ के साथ एक घने से जंगल के अंदर पहुँच जाती हैं। लेकिन ये देखकर सिंड्रेला परी को बहुत आश्चर्य होता है। अरे, तुम दोनों तो कह रही थी कि हमें इंसानों की बस्ती में जाना है, लेकिन तुम दोनों मुझे जंगल में लेकर क्यों आई हो? ये सुनकर दोनों बहनें जोर जोर से हंसने लग जाती हैं। अरे, तुम दोनों पागलों की तरह हंस क्यों रही हो? क्या तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं? अरे माँ, तुम तो बहुत ही बड़ी बेवकूफ हो। बड़ी आसानी से हमारी बातों में आ गई। हम दोनों तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आई हैं ताकि तुम्हें और तुम्हारे होने वाले बच्चे को हम जान से मार सकें। इतना कहकर माया अपने बैग से एक खतरनाक भूतिया तोता निकाल लेती है। ये भूतिया तोता हमें बहुत ही बड़े जादूगर से खरीद कर लाई है। अब ये भूतिया तोता तुम्हें मारकर
तुम्हारे शरीर को नोच नोच कर खा जाएगा। अरे तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है क्या? ये किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो? अपनी माँ और होने वाले भाई के बारे में इस तरह की बातें सोचते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हमें तो सिर्फ दौलत से मतलब है। दौलत के लिए हम दोनों किसी भी हद तक जा सकती हैं। चल भूतिया तोते, जल्दी से हमारी माँ को मार कर इसका काम तमाम कर दे। लेकिन अगले ही पल वो भूतिया तोता उन दोनों बहनों पर ही हमला कर देता है और उन्हें अपनी चोंच से मारने लगता है। मैंने सोचा था तुम दोनों मेरा इस्तेमाल अपने आत्मरक्षक के लिए करने वाली हो, लेकिन तुम दोनों तो मेरे जरिए अपनी मासूम माँ और उसके होने वाले बच्चे को कत्ल करना चाहती हो। तुम दोनों जैसी बुरी परियों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। अब मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। फिर वो भूतिया तोता अपने मुंह से आग उगलकर उन दोनों बहनों को जलाने लगता है। अरे हमें कोई बचाओ, हमें छोड़ दो भूतिया तोते। अरे कोई हमारी मदद करो, माँ हमें बचा लो। माँ हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें बचा लो, वरना ये भूतिया तोता हमें जान से मार देगा। अपनी दोनों बेटियों की जान खतरे में देखकर सिंड्रेला परी का दिल पिघल जाता है, क्योंकि वो एक माँ थी। फिर वो अपनी दोनों बेटियों को बचाने के लिए उस भूतिया तोते से विनती करने लगती है। सिंड्रेला परी को रोते हुए देखकर भूतिया तोते को उस पर तरस आ जाता है और वो उसकी दोनों बेटियों को माफ करके वहाँ से चला जाता है। साथ ही सिंड्रेला परी की दोनों बेटियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। माँ आज हमें हमारा सबक मिल गया है। दौलत के लालच में अंधी होकर हम दोनों बहुत बड़ा अपराध करने जा रही थी। हमें माफ कर दो माँ। आज के बाद जीवन में हम दोबारा कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। अपनी दोनों बेटियों की आंखों में अपनी गलती के एहसास के आंसू देखकर सिंड्रेला परी उन्हें माफ कर देती है। ऐसे ही समय बीतने लगता है। फिर कुछ दिनों के बाद सिंड्रेला परी एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। दोनों बहनें अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती हैं और अपने आप से भी ज्यादा अपने भाई का ख्याल रखने लगती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और सिंड्रेला परी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नाम के गांव में शिल्पा अपनी माँ यशोदा के साथ लेडीज हैंड बैग बनाने का काम करती थी। शिल्पा के हाथ के बैग बहुत दूर दूर तक बिकते थे। शिल्पा को अपने काम से बहुत प्यार था। वो हमेशा बैग की नई नई डिजाइन के बारे में सोचती रहती और उन्हें बनाती रहती थी। शिल्पा के पड़ोस में संजना नाम की एक लड़की रहती थी। संजना और उसकी बहन भी लेडीज हैंड बैग बनाती थी, लेकिन उन्हें अपने काम से बिल्कुल भी प्यार नहीं था, इसलिए उनके बैग अच्छे नहीं बनते थे। इसलिए संजना शिल्पा से बहुत जलती थी। काश ये शिल्पा की बच्ची किसी तरह मर जाए, फिर सभी लोग मुझे बैग बनाने का ऑर्डर दिया करेंगे। पता नहीं ये कलमुही मेरे बराबर आकर कैसे बस गई। शिल्पा के हमारे बराबर होने के कारण ही हमारा काम धंधा अच्छा नहीं चल पाता है। जब से ये दोनों यहाँ आई हैं, तब से हमारी कमाई आधी भी नहीं रह गई। संजना, शहर से जो लोग ऑर्डर देने आते हैं उन पर जरा नजर रखा कर। दिवाली आने वाली है, नया ऑर्डर हमें ही मिलना चाहिए। एक दिन शहर से एक औरत आई। संजना ने उस औरत को अपनी खिड़की से देख लिया और वो तुरंत ही भागकर उस औरत के पास गई और उससे बोली, सुनिए, क्या आप पर्स का ऑर्डर देने आई हैं? मैं और मेरी बहन बहुत अच्छे पर्स बनाते हैं। हाँ, मैं पर्स का ऑर्डर ही देने आई हूँ, लेकिन मैं शिल्पा नाम की एक लड़की को ढूंढ रही हूँ।
सुना है उसके हाथ के बने पर्स बहुत मजबूत और टिकाऊ होते हैं। क्या तुम्हें पता है कि शिल्पा कहाँ रहती है? मुझे नहीं पता, भाड़ में जाओ। इतना बोलकर संजना वहाँ से चली गई। उस औरत ने गांव के लोगों से शिल्पा के घर के बारे में पता कर लिया और वो शिल्पा के घर चली गई। मेरा नाम सीमा है। मेरे शहर में लेडीज पर्स की बहुत बड़ी दुकान है। तुम्हारे हाथ के बने पर्स मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हें 2000 पर्स का ऑर्डर देने आई हूँ। तुम 2000 पर्स कितने समय में बना दोगी? मैडम, 2000 पर्स बनाने में कम से कम 2 महीने तो लगेंगे ही। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें आधे पैसे एडवांस दे देती हूँ, बाकी 2 महीने बाद दे दूंगी। सीमा शिल्पा और यशोदा को आधे पैसे एडवांस देकर वहाँ से चली गई। संजना खिड़की पर कान लगाकर शिल्पा और सीमा की सारी बातें सुन रही थी। संजना अपने घर जाकर अपनी बहन से बोलती है, दीदी, शिल्पा ने शहरी मैडम के ऊपर डोरे डालकर पूरे 2000 पर्स का ऑर्डर ले लिया और उसे आधे पैसे एडवांस भी मिल गए हैं। ये शिल्पा और उसकी माँ ऐसे ही लोगों को फंसाती हैं। लेकिन संजना, हमें किसी भी हाल में उनका ऑर्डर सफल नहीं होने देना है। तो एक काम करना। संजना की बहन ने संजना के कान में कुछ कहा। शिल्पा और उसकी माँ ने दिन रात मेहनत करके 2000 पर्स का ऑर्डर पूरा कर लिया और उन्हें डिब्बों में पैक कर दिया। चलो माँ, आखिरकार 2000 पर्स बनकर पूरे हो चुके हैं और 2 महीने होने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं माँ। हम बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए हैं। चलो आज हम शादी में चलते हैं। मेरी सहेली की आज शादी है। शिल्पा और उसकी माँ शादी में चली जाती है। तभी संजना शिल्पा के घर में छत से घुस गई और उसने सारे पर्स में आग लगा दी। अब आएगा मजा। फिर शिल्पा और यशोदा जब घर लौटी तब तक सारे पर्स जलकर राख हो चुके थे। शिल्पा और उसकी माँ रोने लगी। संजना और उसकी बहन सहानुभूति दिखाने के लिए उसके घर पर पहुँची। शिल्पा, मुझे लगता है शॉर्ट सर्किट होने की वजह से तुम्हारे घर में आग लगी होगी, लेकिन तुम परेशान मत हो। जिंदगी में सुख और दुख तो लगे ही रहते हैं। फिर अगले ही दिन वो शहरी मैडम शिल्पा के घर पर आती है, जिसने शिल्पा को 2000 पर्स का ऑर्डर दिया था। क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? ऑर्डर तो पूरा तैयार था मैडम, पर पता नहीं कल कैसे हमारे घर में आग लग गई और सारे पर्स जलकर राख हो गए। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम झूठ बोल रही हो। मुझसे मेरे पैसे ले लिए और अब बोल रही हो कि ऑर्डर में आग लग गई। मेरे पैसे वापस करो। वो पैसे तो पूरे खर्च हो गए। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो ये घर मेरा हुआ। चलो निकलो यहाँ से। शहरी मैडम ने शिल्पा और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। शिल्पा और उसकी माँ रहने के लिए संजना के घर मदद मांगने पहुँचती हैं। संजना, क्या हम कुछ दिन तुम्हारे घर में रह सकते हैं? नहीं शिल्पा बहन, हमारा घर तो बहुत छोटा है। हम तो इस घर में मुश्किल से रह पाते हैं और फिर कल हमारे घर में ढेर सारे मेहमान भी आने वाले हैं, इसलिए हम तुम दोनों को अपने घर में नहीं रख पाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम ये गांव छोड़कर किसी सस्ते गांव में चली जाओ और यहाँ कभी लौटकर मत आना। ये गांव तुम दोनों के लिए शुभ नहीं है। शिल्पा और उसकी माँ बेघर होकर इधर उधर भटकने लगी। माँ, जंगल में चलते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जंगल में सेब के पेड़ हैं। शिल्पा और उसकी माँ जब जंगल पहुँची तो उन्होंने देखा कि एक साधु महाराज जंगल में बैठकर तपस्या कर रही हैं।
तभी साधु महाराज पूछते हैं, तुम दोनों कौन हो और इस जंगल में क्यों भटक रही हो? क्या तुम भी मेरी तरह तपस्या करने आई हो? नहीं बाबा, हम बेघर होकर भटक रहे हैं। फिर शिल्पा ने साधु को सारी बात बताई। साधु को शिल्पा पर बहुत तरस आया। अच्छा, तो तुम दोनों किस्मत की मारी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। साधु ने अपनी चमत्कारी शक्तियों से शिल्पा को एक लेडीज पर्स दिया और कहा, इस पर्स से तुम जितने चाहो उतने सोने के सिक्के निकाल सकती हो। ये एक जादुई पर्स है। उस जादुई पर्स की मदद से शिल्पा ने न केवल एक घर खरीदा, बल्कि शहर में एक लेडीज पर्स की दुकान भी खोल ली। उधर संजना और उसकी बहन बहुत खुश थीं। उनका शिल्पा से पीछा जो छूटा। शिल्पा और उसकी माँ ना जाने कौन से सड़े से गांव में बसी होंगी। मैंने उन दोनों के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हाँ संजना, तुम बहुत होशियार हो। उन दोनों के जाने के बाद हमारी कमाई भी बढ़ने लगी है। लेकिन एक बार संजना और उसकी बहन शहर गई, तो शिल्पा की शानदार दुकान देखकर वो दोनों हैरान रह गईं। तभी संजना की बहन बोली, अरे हम दोनों तो सोच रहे थे कि ये दोनों बर्बाद हो गई होंगी, लेकिन ये तो शहर में दुकान खोलकर बैठी है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। संजना और संजना की बहन शिल्पा का पीछा करते हुए उसके नए घर तक पहुँचती हैं। उन्होंने खिड़की से देखा कि शिल्पा एक पर्स से सोने के सिक्के निकाल रही है। अच्छा, तो ये बात है। फिर वो दोनों बहनें रात होने का इंतजार करती हैं। इधर जब शिल्पा सोने गई, तो संजना खिड़की से उसके रूम में आ गई और वो बैग चुराकर चली गई। फिर संजना की बहन बोली, अरे संजना, जल्दी इस पर्स में हाथ डाल और सोना निकाल। संजना ने जैसे ही पर्स में हाथ डाला, उसके हाथ में एक काला नाग आया। नाग ने संजना के हाथ में काट लिया और संजना बेहोश हो गई। तभी संजना की बहन जोर जोर से रोने लगी। हाय रे हाय, अरे कोई मेरी बहन को बचाओ, अरे मेरी बहन को सांप ने काट लिया है, अरे कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो बचाओ मेरी बहन को। शोर सुनकर शिल्पा घर से बाहर आई। अच्छा, तो तुम लोगों ने जादुई पर्स चुराया है? हाँ शिल्पा, हमें माफ कर दो, हमने ही तुम्हारे ऑर्डर में आग भी लगाई थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहन को बचा लो शिल्पा, प्लीज शिल्पा। शिल्पा ने संजना को अपनी कार में बैठाया और उसे हॉस्पिटल ले गई। बहुत मुश्किल से संजना की जान बच पाई और जब संजना को होश आया, तो संजना बोली, मुझे माफ कर दो शिल्पा, मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। अब से मैं एक ईमानदारी का जीवन बिताऊंगी और कभी लालच नहीं करूंगी। और इस तरह से उन दोनों लालची बहनों को सबक मिल चुका होता है। और इधर शिल्पा अपनी माँ के साथ अपना खुशहाल जीवन बिताने लगती है। माँ देखो ना, मेरी फ्रॉक फिर से फट गई। कोई बात नहीं पाखी बिटिया, मैं इसे फिर से सिलकर अभी ठीक कर दूंगी। ये सुनकर पाखी चिढ़कर बोलती है, माँ पहले भी तो आपने इस फ्रॉक को कितनी जगह से सिला हुआ है, मगर ये बार बार फट जाती है। माँ मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना, ये फ्रॉक पूरी तरह से फट गई है और ये पुरानी भी हो गई है। सब मुझे फटे पुराने कपड़े में देखकर मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं। मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना।
नहीं पाखी, मैं तुम्हारे लिए अभी फ्रॉक नहीं खरीद सकती, क्योंकि तुम्हारी गरीब माँ के पास अभी पैसे नहीं है। आपके पास कभी भी हमारे लिए पैसे होते ही नहीं हैं। बस ये फटे चिटे कपड़े ही पहनने को मिलते हैं और खाने को रूखी सूखी रोटियाँ। अगर आप मुझे और आयुष को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकती थी, तो हमें पैदा ही क्यों किया था? बेटे की ऐसी तानों भरी बातें सुनकर अर्चना गरीबी से झिंझिला करके उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। पाखी, इतनी बड़ी हो गई है तू कि अपनी माँ से सवाल करेगी? अरे अर्चना बहू, क्यों इस बेचारी बच्ची को मार रही हो? अब इसे क्या पता अमीरी गरीबी का डंका। ठंड रख, चल ये ले लड्डू खा। अरे कहाँ हो सीता? अरे सुशीला बहन, आप यहाँ? ये लो मिठाई खाओ। ये ले आकांक्षा, तू भी खा। मगर काकी, ये तो बताइए, मिठाई किस खुशी में खिला रही हैं? मेरी बेटी आंचल की शादी सेट हो गई है। बड़े ही अमीर खानदान से हैं उसके ससुराल वाले। ये देखो, आंचल की शादी का जोड़ा, लाखों का लहंगा भेजा है और हम सभी के लिए भी महंगे महंगे कपड़े भेजे हैं। मगर अब सबकी किस्मत मेरी आंचल जैसी अच्छी कहाँ। वैसे सीता, आकांक्षा की शादी कहीं लगी कि नहीं? रिश्ते तो देख रहे हैं सुशीला बहन, मगर लड़के वालों की दहेज की मांग के चलते कहीं बात नहीं बन पा रही है। देख सीता, 100 की सीधी बात है, आजकल अच्छे रिश्ते बिना दहेज दिए कहाँ मिलते हैं। और इस टूटी फूटी झोपड़ी में आएगा भी कौन रिश्ता लेकर? और फिर तुम ठहरे गरीब भैया। ये सुनकर सूरज सुशीला को जवाब देता है। ठीक कहा सुशीला काकी आपने, हम गरीब हैं, मगर नमक रोटी खाकर भी अपने घर में ही रहते हैं, किसी से कुछ मांगने नहीं जाते। सूरज, तू मुझ पर काहे बिगड़ रहा है? ये लो अर्चना बहू, ये मेरी बेटी की शादी का लहंगा सिल देना। बड़ा आया भाषण झाड़ने। अर्चना और उसके ससुराल वालों को लोग गरीबी के चलते ऐसे तानों भरी बातें अक्सर सुनाया करते थे। परिवार में सास ससुर और 2 बच्चे और एक नंद थी। सूरज एक फैक्ट्री में मामूली सी तनख्वाह में काम करता था और अखिल एक सेठ के यहाँ माली था। मगर पति और ससुर की कमाई से खाने का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। इसलिए शादी के बाद जब अर्चना बहू बनकर ससुराल आई, तो वो सिलाई करने लग गई, जिससे वो 4 पैसे कमा पाती थी। मगर सारे पैसे घर खर्च में ही चले जाते थे, जिसके चलते अर्चना और उसके गरीब ससुराल वाले फटे पुराने कपड़े में ही गुजारा करते थे। एक दिन अर्चना कपड़े सिल रही होती है कि तभी उसका ससुर अखिल अपने कंधे पर ढेर सारे पेड़ पौधे लेकर घर आता है, जिनमें ढेर सारे रसीले फल भी लगे हुए थे। बहू, इन पेड़ पौधों को आंगन में धूप में रख देना, पत्ते सूख जाएंगे तो चूल्हे में लगाने के काम आएंगे। बाबूजी, इन पौधों में कितने मीठे और रसीले फल लगे हुए हैं और इसके पत्ते भी एकदम हरे भरे हैं, फिर इसे क्यों काट दिया? अरे बहू, इन अमीरों के लिए जब रिश्ते और रस्मों के मायने नहीं होते हैं, तो ये तो भला पेड़ पौधे हैं। मैं जहाँ काम करता था, उस सेठ ने अपने बंगले के बाहर का सारा बगीचा उजाड़ कर पानी का झरना लगा दिया और कहा कि अब मुझे मामूली से माली की जरूरत नहीं है, इसलिए काम से भी निकाल दिया बेटा। कोई बात नहीं बाबूजी, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। इसके बाद अर्चना कुछ फलों के बीज निकालकर उसे अपने आंगन में डाल देती है और बाकी सब फलों को तोड़कर घर के अंदर लाती है। अच्छा हुआ जो मैं इन कपड़ों की कतरन को इकट्ठा करती थी। मैं जानती थी एक ना एक दिन ये मुझ गरीब दर्जी बहू के बहुत काम आएगा। ये कहते हुए वो गरीब दर्जी बहू उन कतरनों को जोड़कर एक फ्रॉक का अस्तर सिल लेती है और सभी रंग बिरंगे फलों से बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक सिलकर पाखी को दे देती है।
ये देखो पाखी बिटिया, तुमने मुझसे एक नई फ्रॉक मांगी थी ना? ये रहा तुम्हारा नया फलों वाला फ्रॉक। फलों का फ्रॉक देखकर पाखी बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे वाह माँ, ये तो फलों वाला फ्रॉक कितना सुंदर है। अब मैं भी सबको दिखाऊंगी कि मेरे पास भी एक नई फ्रॉक है जो मेरी माँ ने सिला है। अपनी मासूम बेटी के चेहरे पर खुशी देखकर उस गरीब दर्जी बहू का मन भर आता है। तभी आयुष बोलता है, माँ, मेरे लिए भी एक फलों वाला शर्ट सिल दो ना, और एक पैंट भी। देखो ना, बार बार एक ही पुरानी शर्ट पहनता हूँ मैं। अब तो ये शर्ट भी फट गई है। ठीक है आयुष, मैं तुम्हारे लिए भी फलों वाले कपड़े सिलूंगी। अब खुश? इस बार कपड़े बनाने के लिए अर्चना फलों के साथ साथ हरे भरे पत्ते भी इस्तेमाल करती है। अगर मैं पैंट शर्ट दोनों ही फलों से सिल दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए फलों वाली शर्ट के साथ पत्तों वाली सिंपल पैंट मेरे बेटे आयुष पर बहुत सूट करेगी। गरीबी के चलते उस गरीब दर्जी बहू के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चों के लिए एक दो जोड़ी कपड़े ला सके, मगर अपने बच्चों को खुशी देने के लिए वो कड़ी मेहनत करके फलों और पत्तों से रेडीमेड कपड़ों से भी ज्यादा सुंदर कपड़े सिलती है। साथ ही अपनी नंद और सास ससुर के फटे हुए कपड़ों को देखकर उनके लिए भी कई दिन की मेहनत लगाकर फलों से सुंदर कपड़े सभी के लिए सिलती है। ये लो आयुष, तुम्हारे कपड़े। माँ जी, बाबूजी, मैंने आप दोनों के लिए भी कपड़े बनाए हैं। और आकांक्षा, ये देखो, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे लिए भी फलों वाला सूट सिला है। अपने लिए अपनी दर्जी बहू का ऐसा प्यार देखकर वो गरीब ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ माँ जी, आपको मेरी सिली हुई साड़ी पसंद नहीं आई क्या? नहीं अर्चना बहू, ये फलों वाली साड़ी तो बहुत सुंदर है, सच में। हाँ बहू, सच में तूने मेरे लिए भी बहुत सुंदर फलों वाला कुर्ता पजामा सिला है। सालों बाद बदन पर कुछ नए कपड़े पहन लूंगा। शुक्रिया भाभी, मेरे लिए इतना सुंदर सूट सिलने के लिए। ये बहुत ज्यादा सुंदर है। इस गरीब दर्जी बहू के फलों के बनाए कपड़ों से उसके गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए थे। अर्चना गरीबी के चलते अपने ससुराल वालों को थोड़ी खुशी देने के लिए अक्सर फलों के कपड़े बनाती है, जिसे पहनकर जब भी उनमें से कोई घर से बाहर आता है तो लोगों में भी गरीब दर्जी बहू के बनाए फलों के कपड़े पहनने की चाहत बढ़ती है, जिससे लोग अब अर्चना से फलों वाले कपड़े सिलवाने लगते हैं। वहीं एक दिन आकांक्षा को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। उस दिन आकांक्षा अपनी भाभी का सिला हुआ फलों वाला सूट पहनती है, जिससे वो शाम को बहुत पसंद आ जाती है। बहन जी, बड़ा प्यारा फलों वाला सूट पहना है बिटिया ने। किस टेलर से सिलवाया है? अवंतिका जी, ये फलों वाला सूट मेरी बहू अर्चना ने सिला है। उसे दर्जी का काम आता है। फिर तो मेरी शादी की फलों वाली शेरवानी भी आप ही सिलना अर्चना भाभी। हाँ हाँ, जरूर श्याम जी। मतलब कि आपको हमारी आकांक्षा पसंद है? जी भाभी, आपकी नंद है ही इतनी सुंदर कि कोई ना कर ही नहीं सकता। देखते ही देखते आकांक्षा की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अर्चना खुशी के साथ अपनी नंद को हल्दी और मेहंदी लगाती है, मगर तभी वो अपने सास ससुर को परेशान होकर बात करते हुए सुन लेती है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सूरज की माँ। बिटिया की शादी में 2 दिन रह गए हैं, अभी तक ना शादी का टेंट सजा है और ना ही मंडप सजा है। पैसे की समस्या तो जैसे सामने मुंह खोले खड़ी है। वही तो जी, इतनी मुश्किल से तो मेरी बच्ची का घर बसने जा रहा है। कहीं ये शादी होते होते रह न जाए।
माँ जी, मेरी नंद की शादी नहीं रुकेगी, ये शादी होगी। हम सभी साथ मिलकर टेंट लगा लेंगे और बांस से मंडप बनाएंगे, क्योंकि हरे बांस से बने मंडप से शुभ कुछ भी नहीं। और रही बात शादी के जोड़े की, तो मैं आकांक्षा के लिए फलों का लहंगा बनाऊंगी। अर्चना की बातें उसके सास ससुर की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ देती हैं और सभी एक साथ शादी की तैयारी में लग जाते हैं। साथ ही अर्चना अपनी नंद के लिए फलों से बहुत ही सुंदर शादी का लहंगा बनाती है, जिसे पहनकर आकांक्षा अपनी शादी वाले दिन बहुत ही सुंदर लगती है। इसके बाद गरीब सीता और अखिल आकांक्षा का कन्यादान करते हैं और विदाई के समय ससुराल जाते वक्त आकांक्षा आंसू भरी आंखों से अपनी गरीब दर्जी भाभी से कहती है, अर्चना भाभी, ये शादी का जोड़ा हमेशा मेरे लिए खास रहेगा। आज आपकी वजह से मेरी शादी हो सकी है। भगवान आप जैसी बहू और भाभी हर लड़की को दे। जाओ मेरी प्यारी नंद, भगवान करे तुम्हें तुम्हारे ससुराल में जिंदगी की सारी खुशियाँ मिले। इसके साथ सभी आकांक्षा को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। वहीं अब जिस भी लड़की की भी शादी होने वाली होती है, वो अपनी शादी का जोड़ा फलों वाला बनवाती है, जिससे उस गरीब दर्जी बहू की पहचान बढ़ती चली जाती है और उसके घर की हालत ठीक होने लगती है और अब वो बहुत ही अमीर हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।